गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम 10वीं कक्षा के अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान के स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1208 ईस्वी तक के जो फर्स्ट अध्याय है उसके अगला टॉपिक। कल हमने वीडियो में मौर्य वंश के विषय में पढ़ा था। आज हम मौर्य प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और देखिए पहली बार केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। केंद्रीयकृत यानी एक शक्तिशाली राजा और सत्ता का केंद्रीयकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था, यानी मनमर्जी नहीं चलाता था। कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए। कितने अंग बताए बच्चों? 7 अंग। कौन कौन से हैं वो देखिए ध्यान से। राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी राज, दुर्ग, कोष यानी पैसा होता है, सेना और मित्र। कौन से कितने अंग बताए कौटिल्य ने राज के? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी। बच्चों, इस क्रिया को क्या कहते थे? उपधा परीक्षण। क्या था उपधा परीक्षण? छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है। उपधा परीक्षण क्या था मौर्य काल में? कि जो राजा होता है वो मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच करके करता था। इस क्रिया को क्या कहते थे? उपधा परीक्षण। बच्चों देखिए बच्चों, ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे, यानी महत्वपूर्ण सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषद मंत्री भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद था। और देखिए जो केंद्रीय प्रशासन हम पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ अर्थशास्त्र ये एक महत्वपूर्ण राजनीति की पुस्तक है और ये किसने लिखी थी? कौटिल्य ने या चाणक्य ने लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था और गुरु भी था। तो देखिए अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन में 18 विभागों का उल्लेख है। कितने विभाग है बच्चों? 18। और इन विभागों को क्या कहा जाता है? तीर्थ। जो 18 विभाग है इनको हम क्या कहते हैं? तीर्थ। और तीर्थ का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता था? महामात्र। क्या कहलाता था बच्चों? महामात्र। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तीर्थ थे यानी जो विभाग थे वो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज था। जो तीर्थ थे वो ये थे सबसे पहले। यानी जो केंद्रीयकृत शासन प्रशासन है उसमें 18 विभाग है जिन्हें हम क्या कहते हैं? तीर्थ। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखना है। समाहर्ता, देखिए जो इस तीर्थ थे, ये जो विभाग है समाहर्ता क्या था? देखिए बच्चों, इसका कार्य राजस्व एकत्रित करना। राजस्व यानी आय, जो पैसा होता है ना, लगान वगैरह, वो एकत्रित करना। आय व्यय का ब्यौरा रखना, यानी कितना खर्चा हुआ है, कितनी आमदनी हुई है, और वार्षिक बजट तैयार करना। देखिए बच्चों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है समाहर्ता क्या था मौर्य प्रशासन में। तो इसका कार्य राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। ये महत्वपूर्ण तीर्थ था। दूसरा हम पढ़ेंगे सन्निधाता। सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष। सन्निधाता क्या था? कोषाध्यक्ष। जो जैसे समाहर्ता तो आय व्यय का ब्यौरा रखता था, वार्षिक बजट तैयार करता था। अब ये क्या करता था? जो भी पैसा आता उसको रखने का कार्य करता था। तो साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह और अन्नागार बनवाना था। तो सन्निधाता कौन था? कोषाध्यक्ष। और अर्थशास्त्र में ही 26 विभाग अध्यक्षों के नाम उल्लेख है। अब देखिए बच्चों, इनको थोड़ा सा अच्छी तरह याद करना। जैसे कोषाध्यक्ष, सीता अध्यक्ष यानी कृषि वाला, सीता कृषि। पण्य अध्यक्ष यानी व्यापार से संबंधित। सूत्र अध्यक्ष यानी कताई बुनाई। लूना अध्यक्ष यानी बूचड़ खाना। विविधता अध्यक्ष यानी चारागाह। और लक्षणा अध्यक्ष यानी मुद्रा जारी करना। मुद्राध्यक्ष यानी पैसे वाला। पोतवाध्यक्ष और बंदनागार अध्यक्ष यानी बंदरगारों का। आठविक यानी वन विभाग का। ये सभी 26 विभाग अध्यक्ष और थे। इनको याद रखना बच्चों कि सीता अध्यक्ष किसका था? कृषि का। लूना अध्यक्ष, ये सभी को याद करना। युक्त और उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी थे। देखिए बच्चों, जो युक्त और उपयुक्त, ये जो महामात्य जो सबसे ऊंचे तीर्थ के अध्यक्ष होते थे और के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे, युक्त और
उपयुक्त। अब हम प्रांतीय प्रशासन पढ़ेंगे। प्रांत यानी राज्य। देखिए बच्चों, अशोक के समय में जो मगध साम्राज्य था उसमें 5 प्रांत थे। कौन कौन से थे? देखिए बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 थे। तो हमने कलिंग का युद्ध पढ़ा था, तो कलिंग को अशोक ने जीता था। तो अशोक के काल में 5 राज्य बन गए प्रांत, यानी उत्तरापथ यानी तक्षशिला इसकी राजधानी, अवंती राष्ट्र यानी उज्जैनी इसकी राजधानी, कलिंग यानी तोशली और दक्षिणापथ यानी स्वर्णगिरी इसकी राजधानी, मध्य देश यानी पाटलिपुत्र। बच्चों अब इसको मैं नक्शे में बताती हूँ आपको, नक्शे भी याद रखना है। नक्शे में हमसे पूछ लिया जाता है कि अशोक के साम्राज्य को भरिए। तो बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए कि उत्तरापथ, देखिए वर्तमान में ये उत्तरापथ है जो पाकिस्तान में है। देखिए इसकी राजधानी तक्षशिला थी। उत्तरापथ यानी सबसे ऊपर उत्तरापथ था। दूसरा देखिए अवंती राष्ट्र जो वर्तमान में एमपी में है, उज्जैन थी इसकी राजधानी अवंती राष्ट्र की। और तीसरा हम पढ़ेंगे कलिंग। कलिंग देखिए बच्चों, कलिंग की राजधानी तोशली। कलिंग उड़ीसा में है। देखिए नक्शे में हमें भरने के लिए बोला जाता है कलिंग भरिए या तोशली भरिए, तो हम उड़ीसा को भरेंगे। और चौथा देखिए जो दक्षिणापथ यानी दक्षिण दिशा में था, दक्षिणापथ, और इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी जो वर्तमान में कर्नाटक प्रांत में है। और बच्चों देखिए मध्य देश यानी की राजधानी यानी पाटलिपुत्र जो कि बिहार की राजधानी पटना पाटलिपुत्र है। ये अशोक के 5 प्रांत थे। इनको देखिए बच्चों नक्शे में ध्यान से देख सकते हैं कौन कौन से थे। देखिए बच्चों, तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, और अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, और कलिंग की तोशली, मध्य प्रांत की पाटलिपुत्र, और स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की ये राजधानियाँ थी। इसके बाद देखिए बच्चों, प्रांतों के विषय में हम पढ़ ले चुके हैं। अशोक के 5 प्रांत थे। प्रांतों का जो शासन था वो राजकुमार या जो राजवंश के कुमार या आर्यपुत्र थे उन अधिकारियों के हाथों में होता था, यानी मुख्यतः राजकुमारों के हाथों में था। प्रांत विषयों में विभक्त होते थे। प्रांतों को विषयों में, विषय यानी जिलों के समान, जो हमारे जिले हैं उनको विषय, जो जिले थे उनको पहले विषय के रूप में थे ये, इन जो कि विषयपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासन अधिकारी स्थानिक होता था। जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता था बच्चों? स्थानिक। कौन होता था जिले का प्रशासनिक अधिकारी? स्थानिक। जो समाहर्ता, जो हमने अभी पढ़ा था ना, समाहर्ता जो राजस्व एकत्रित करता था, के अधीन था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था। कौन था बच्चों? गोप। सबसे छोटी इकाई का मुखिया कौन था? गोप, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रतिष्ठित नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। बच्चों दोबारा देख लीजिए, अशोक के समय में कितने प्रांत थे? 5। तो प्रांतों का शासन कौन संभालता था? राजकुमार या आर्यपुत्र। प्रांत को विषयों में बांटा गया है जो कि आधुनिक जिलों के समान होते थे। और जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन होता था बच्चों। समाहर्ता जो राजस्व एकत्रित करता था। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी गोप, यानी जो 10 गांव नहीं, जो इकाई होती थी गोप, उसका मुखिया होता था, 10 गांवों का शासन संभालता था। और समाहर्ता के अधीन प्रतिष्ठित नामक भी अधिकारी होता था जो स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। यानी जो प्रतिष्ठित है वो स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। अब हम पढ़ेंगे नगर प्रशासन। देखिए बच्चों, अभी हमने प्रांत का पढ़ा, अब नगर प्रशासन का पढ़ेंगे। मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। देखिए मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। हमने पढ़ा था सेल्यूकस से युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। उसमें मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था। तो उसके अनुसार देखिए, नगर शासन प्रबंधन 30 सदस्यों के एक मंडल संभालता था और जो 6 समितियों में विभक्त था। कितनी? 6, यानी 30 सदस्य थे और जो 6 समितियों में बटे हुए थे। प्रथम समिति देखिए उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख का कार्य करती।
तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करना। चतुर्थ समिति देखिए बच्चों व्यापार वाणिज्य देखना। पांचवी देखिए निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। और छठी समिति देखिए विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना, यानी बिक्री कर का वसूल करना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो देखिए बच्चों नगर प्रशासन को वापस पढ़ते हैं। नगर प्रशासन देखिए मैगनस्थनीज के अनुसार कितने सदस्य थे नगर प्रशासन को संभालने वाले? 30, जो कि 6 समितियों में विभक्त थे। प्रथम समिति उद्योग शिल्प का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना करती थी। और तृतीय समिति देखिए जन्म मरण। चतुर्थ व्यापार वाणिज्य को देखना। पांचवी जो निर्मित वस्तु है उसके विक्रय का निरीक्षण करती थी, यानी बेचने का। छठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग यानी बिक्री कर के रूप में वसूलती थी, कर वसूलती थी छठी समिति। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे बच्चों? 5 6 समितियां थी। अब सैन्य व्यवस्था पढ़ेंगे। देखिए सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था। ये भी 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में इसमें भी 5 सदस्य थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये विभाग थे पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। कौन कौन से विभाग थे? देखिए सेना के 5 विभाग थे और 6 समितियां थी। पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। सैनिक प्रबंधन की जो देखरेख करने वाला अधिकारी था वो अंतपाल कहलाता था। अंतपाल कौन था बच्चों? जो सेना के प्रबंधन की देखरेख करता था। और सीमांत क्षेत्र जो बॉर्डर वाले होते थे, सीमांत क्षेत्र का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। मैगनस्थनीज देखिए बच्चों ये जो पुस्तक आई है इंडिका, मैगनस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है बच्चों? मैगनस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। इसको ध्यान से देखना है बच्चों। मैगनस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य, क्या बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। अब देखिए बच्चों न्याय व्यवस्था के विषय में हम पढ़ेंगे। मौर्यों की न्याय व्यवस्था कैसी थी? देखिए जो सम्राट होता था ना, जो राजा, वो न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम के न्यायालय होते थे। देखो बच्चों जहाँ ग्रामणी, जो ग्राम का जो अधिकारी होता था ग्रामणी, और ग्राम वृद्ध यानी जो गांव के वृद्ध लोग थे वो अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण यानी 5-7 गांवों का समूह, संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। पाटलिपुत्र थी देखिए मगध में, पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता है। अब तो पौलीबोत्रा था, मतलब वो पाटलिपुत्र गांव था कि है। अब पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। यानी मौर्यों में न्यायालय कितने प्रकार के थे बच्चों? 2। ध्यान देखना है। धर्मस्थीय, कौन सा न्यायालय? एक तो धर्मस्थीय। इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। धर्मस्थलीय एक प्रकार का दीवानी अदालत होती थी। दीवानी यानी जिसमें चोरी, डाके, लूट के मामले जिन्हें साहस कहा गया है वे धर्मस्थलीय अदालतों में रखे जाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थलीय न्यायालय में लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा गया है। देखिए बच्चों दोबारा देख लिए। धर्मस्थलीय जो न्यायालय थे उसके न्यायाधीश को व्यवहारिक या धर्मस्थ कहा गया। 3 अमात्य की सहायता से काम करते थे और दीवानी न्याय मुकदमों की सुनवाई करते थे धर्मस्थलीय जो न्यायालय है। और इसके अध्यक्ष को हम व्यवहारिक कह ही रहे हैं बच्चों। ये इसमें कौन कौन से दीवानी थे? पैसे से संबंधित, चोरी, डाके, लूट माल, कुवचन, मानहानि, इन ऐसे मुकदमे इसमें सुने जाते थे। दूसरा है कंटक शोधन, जिसमें फौजदारी अदालत थी। कौन सी थी बच्चों? फौजदारी अदालतें थी। इसमें 3 प्रतिष्ठिक, इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? प्रतिष्ठिक, जो 3 अमात्य मिलकर राज्य और व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र और जनपद न्यायाधीश को राजयुग कहते थे। जनपद जो नगर से ऊंची होती थी जनपद, उसके न्यायाधीश को राजयुग कहते थे। देखिए बच्चों चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग है: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मौर्यकालीन समाज।
देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देखिए बच्चों, जब मौर्य वंश की जानकारी के शोध के लिए हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्यों के साम्राज्य की जानकारी हमें किस पुस्तकों से मिलती है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए बच्चों, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, जो राजनीति की है। और मेगस्थनीज की इंडिका, और अशोक के अभिलेख, जो अशोक ने अभिलेख लिखे थे, उनसे हमें मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्ण आश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। वर्ण आश्रम यानी जो वर्ण आश्रम थी ना, मतलब जाति व्यवस्था, उसको सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने चारों वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। चारों वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद, पाराशव, रथकार, छता, वैदहिक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख भी किया है। मेगस्थनीज है ना बच्चों, उसने इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया है। कितनी जातियों में? 7 में। कौटिल्य ने तो देखिए वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना, लेकिन मेगस्थनीज ने देखिए भारतीय समाज को 7 जातियों में। और ये जातियाँ देखिए बच्चों कौन कौन सी मानी है इसने? दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरक्षक, सभासद और अन्य शासक वर्ग। देखिए बच्चों, मेगस्थनीज ने क्या किया? अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया। जो ये कार्य थे उनको ही इसने जाति बता दिया था। मौर्य काल में देखिए बच्चों, स्त्रियों की स्थिति अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल, जैसे मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, जो स्मृति हुई थी, स्मृति काल की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में थी, और उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति भी थी। नियोग व्यवस्था ये थी कि यदि विधवा स्त्री थी तो अपने देवर या किसी से संतान उत्पन्न कर सकती थी। धन्यवाद बच्चों।